हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, इन द रीसेंट ट्रेंड सीरीज लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास में। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 2020। 2020 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। द कॉजल रियलाइजेशन ऑफ अ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन h of s having poles at 2, -1 and -2, 1 and zeros at 2, 1 and -2, -1 will be। आपसे एक सिस्टम बोला गया है जो कि कॉजल है। कॉजल रियलाइजेशन, कॉजल का मतलब हो गया एक ऐसा सिस्टम जो फिजिकली रियलाइजेबल है। उस सिस्टम के पोल्स की लोकेशन आपको दे दी गई है। ओके, बोला गया है पोल्स एक तो 2, -1 पर है, एक -2, 1 पर है, और साथ में आपको जीरोस की लोकेशन भी यहां पर मेंशन कर दी गई है। एक जीरो है कहां पर 2, 1 पर, और दूसरा जीरो है -2, -1 पर। और आपसे पूछा गया है कि ये जो पोल है वो जो सिस्टम है बेसिकली वो अनस्टेबल है, कॉम्प्लेक्स, ऑल पास, या अनस्टेबल, रियल, हाई पास। ओके, स्टेबल, कॉम्प्लेक्स, लो पास, स्टेबल, रियल, ऑल पास। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। तो गाइज, इस क्वेश्चन को हम कंसिडर कर सकते हैं बेसिक क्वेश्चन की कैटेगरी में। आसान क्वेश्चन है एक तरीके से। सबसे पहले हमें जो पोल्स की लोकेशंस दी गई है, अगर मैं उसको लोकेट करूं ओवर द ग्राफ, सो उससे पहले आप एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को पहले स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लें। लिख लिया सबने? और स्क्रीन पॉज की, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए, सभी लोगों ने ट्राई किया होगा और होपफुली सही आंसर आपने ऑब्टेन कर लिया होगा। देखिए, पोल्स की लोकेशन आपको दी गई है, सो डेफिनेटली एस प्लेन की यहां पर बात हो रही होगी। गाइज, एस प्लेन में दो एक्सिस हैं। द वन इज रियल एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा। ओके, द रियल एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट? सिग्मा। और दूसरा है जे ओमेगा एक्सिस। एस प्लेन की बात हो रही है, एस प्लेन सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सो यानी कि जो पोल्स की लोकेशन दी गई है 2, -1, सो ये हो जाएगा सिग्मा, जे ओमेगा। ऑब्वियसली x, y लिखते हैं। x एक्सिस इज करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा वैल्यू एंड y एक्सिस इज करस्पॉन्डिंग टू जे ओमेगा वैल्यूज। सो अगर हम पोल्स की लोकेशन को देखें तो पहले पोल की लोकेशन दी है 2, -1 पर, यानी कि सिग्मा लाइन पर 2 समवेयर हियर, यहां पर हमने लोकेट किया 0.2। ओके, और जे ओमेगा एक्सिस पर -1, यानी कि यहां पर हम कहीं लोकेट करते हैं इसको, तो इसकी लोकेशन है पोल की, तो इसे क्रॉस से हम इसे इंडिकेट करते हैं। गाइस, जब भी पोल की लोकेशन दिखाई जाती है क्रॉस साइन से इसे इंडिकेट किया जाता है, लाइक दिस। दूसरे पोल की लोकेशन यहां पर दी गई है -2, 1, यानी कि सिग्मा एक्सिस पर -2, मान लीजिए यहां पर कहीं -2 ऑन द सिग्मा एक्सिस, और जे ओमेगा एक्सिस पर 1, यानी कि यहां पर कहीं अगर हम लोकेट कर दें इसको 1, तो गाइज यहां पर पोल लोकेट होगा 1 और ये -2। सो ये हमारे पास आ चुकी हैं दो लोकेशंस जो कि पोल की हैं। साथ ही इस क्वेश्चन में बोला गया है जीरोस भी लोकेटेड हैं। एक तो जीरो कहां पर है? 2, 1 पर है। अच्छा, ये 2 है, ये 1 है, तो 2, 1 कहां पर होगा गाइज? यहां पर होगा कहीं। और जीरो को इंडिकेट किया जाता है इस तरीके से, एक डॉट लगाया और इस पर सर्कल कर दिया, एनसर्कलिंग कर दी इस डॉट की। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो। ओके, इस तरह से दिखाया जाता है जीरो को। ये थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म टाइप लग रहा है, लेट मी करेक्ट इट। ये इनलाइन होगा एक, नाउ इट्स, ये जीरो की लोकेशन हो गई। और यहां पर जीरो की एक और लोकेशन दिखाई गई है -2, -1 पर, तो -2, -1 कहां पर हो जाएगा? यहां पर होगा -2, -1, ये हो गई इसकी जीरो की लोकेशन। तो गाइज, एस प्लेन पर हम इस तरह से इसको लोकेट कर सकते हैं, जो पोल्स एंड जीरोस आपको दिए गए हैं। अब चलिए, सबसे पहले इनका हम ट्रांसफर फंक्शन लिख लेते हैं, और ट्रांसफर फंक्शन के बेसिस पर हम इजीली ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, ऑल पास है, रियल है, हाई पास है, क्या है। और अगर आप बात करें स्टेबिलिटी की,
गाइज आपको सिस्टम ऑलरेडी मेंशन किया गया है, कॉजल है। इन द प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म आरओसी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आरओसी में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा उसको समराइज करता हूं, हालांकि डिस्कशन इसका हो चुका है लेकिन सुन लीजिएगा। किसी भी सिस्टम में जो कॉजल सिस्टम है, ओके, फॉर एनी कॉजल सिस्टम, if the poles, all the poles are located in the left half of S plane, then we say the system is stable. If any of the pole is in the right half of S plane, then we say system is unstable. ये किसकी बात हो रही है? For causal system. अगर सिस्टम नॉन कॉजल है तो डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होगी, ओके। ये जनरली जो कंट्रोल सिस्टम में हम जो डेफिनेशन यूज करते हैं कि ऑल द पोल्स इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल, all the poles, any of the pole is in the right half of S plane, then system becomes unstable. ये वही डेफिनेशन होती है जो कॉजल सिस्टम पर अप्लाई की जाती है, अंडरस्टूड। तो यहां पर ऑलरेडी गाइस मेंशन किया गया है सिस्टम कैसा है, कॉजल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, लिखिएगा एक पॉइंट यहां पर, फॉर एनी कॉजल सिस्टम, फॉर एनी कॉजल सिस्टम, if all the poles lies in the left half of S plane, then system is said to be stable system. Next point, for the causal system, if any of the pole lies in the right half of S plane, then system becomes unstable. So guys, यहां पर आप बोल सकते हैं कि एक पोल जो है, one pole is in the right half of S plane, एक पोल ऐसा है जो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में प्रेजेंट है, सो डेफिनेटली ये सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी अपने आप ही पिक्चर से गायब हो गए, हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर सिस्टम कैसा दिया गया है, स्टेबल दिया गया है। सो कॉजल सिस्टम के स्टेबल होने की कंडीशन है, ऑल द पोल्स ऑफ एस एफ एस मस्ट बी लाइज इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। एक भी पोल अगर राइट हाफ में चला गया तो सिस्टम को कर देता है वो अनस्टेबल। यहां पर एक पोल राइट हाफ में प्रेजेंट है, मतलब सिस्टम अनस्टेबल है। अब हमें ये देखना है कि ऑल पास है, हाई पास है, उसके लिए हमको ड्रॉ करना पड़ेगा इसका ट्रांसफर फंक्शन। ड्रॉ इन द सेंस ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं इसका, सबसे पहले इतना नोट कर लें, लिख लिया सबने। चलिए अब बात करते हैं किसकी, ट्रांसफर फंक्शन की। मान लीजिए मैं इसको एच ऑफ एस से डिनोट कर दूं, तो ट्रांसफर फंक्शन एज यूजुअल आप जानते हैं, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर्स को हम बोलते हैं जीरो, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर को हम बोलते हैं पोल्स। हम बोलते क्या है, मतलब है ही, होते हैं, ओके। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सो पोल्स यहां पर लोकेटेड है 2,1 पर, सॉरी 0 यहां पर लोकेटेड है 2,1 पर, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं s माइनस 2 प्लस J1। इज दिस ऑल राइट? लिख सकते हैं इस तरह से हम s माइनस 2 प्लस J1। आई थिंक मुझे कुछ करेक्ट करना चाहिए इसको, s माइन, ये सही लिखा है, s माइनस 2 प्लस J1, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट दूसरा पोल कहां पर लोकेटेड है, सॉरी 0 कहां पर लोकेटेड है, यहां पर लोकेटेड है -2, -1 पर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको s प्लस 2 प्लस J1, ओके। ये हो गई किसकी लोकेशन, ये हो गई जीरोस की लोकेशन। अब बात कर लेते हैं पोल्स की लोकेशन। सो गाइस, एक पोल यहां पर लोकेटेड है, एक पोल यहां पर लोकेटेड है। अब यहां पर जो लोकेटेड है उसको कैसे लिखा जाएगा, s माइनस, रियल पार्ट है 2 और ये नेगेटिव है तो -J1। इस तरीके से आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इनको अलग से इक्वल टू 0 रखेंगे पूरी न्यूमरेटर को, तो आपके पास दो रूट आ जाएंगे। एक आएगा यहां से s इक्वल टू 2 प्लस J1, दूसरा आएगा यहां से s इक्वल टू -2 माइनस J1। 2 प्लस J1 यानी कि ये वाला हो गया, और -2 माइनस J1 यानी कि ये वाला हो गया, सिंपल। इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसके रूट्स को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस J1, जो कि ये वाला हो गया। अब दूसरा वाला यहां पर बचा हुआ, इसको क्या लिखेंगे, s माइनस -2 प्लस J1। ये बात समझ में आ गई थी सभी को। ये हमारे पास आ चुका है ट्रांसफर फंक्शन। अब हमें ये देखना है कि ये ट्रांसफर फंक्शन रियल बनेगा या कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो उसके लिए सिंपल
जो फॉर्मूला हमारे पास है उसको एक बार, जो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। गाइज ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ तक एक बार चेक करना है कि ये कोई करेक्शन इसमें तो नहीं रह गया। देखिए एक हो गया 2 + J1, दैट्स ऑल राइट। एक हो गया -2 - J1, यहाँ तक सही लिखा है कि नहीं? बिल्कुल सही है। ओके, पोल की लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पोल की लोकेशन एक है 2 - J1, ओके सही है। -2 + J1 सही है, एकदम करेक्ट लिखे हुए हैं। सो a - b × a + b, ये हो गया न्यूमरेटर। सो हम इसको लिख सकते हैं गाइस a² - b², अगर लिखना चाहें तो s² - 2 + J1 होल स्क्वायर। क्या ये ऐसे लिखा जा सकता है? a - b × a + b फॉर्मेट बन गया है, ओके, डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहां पर a - b तो ठीक है, ये अगर माइनस को मैं अंदर भेज दूं इसके, तो क्या इसको, देखिए ये कंप्लीट है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखना यहां पर मैंने लिखा s प्लस, इसको माइनस को अगर अंदर भेजा तो 2 - J1 हो जाएगा। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या इसको? 2 - J1, देखिए s = 2 प्लस, सॉरी s = 2 - J1 यानी कि ये वाला हो गया, और s = -2 + J1 यानी कि ये वाला हो गया। तो गाइस अगेन यहां पर a - b × a + b फॉर्मेट बन गया है, तो हम इसको लिखेंगे यहां से a² - b² यानी कि 2 - J1 होल स्क्वायर। ये आ गया है दोस्तों हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हमको करना है देन इजीली हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू s² यहां पर रहेगा, और ये होल स्क्वायर अगर आपने सॉल्व किया तो a² + b² + 2ab, तो a² मीन्स 2², 4, b² मतलब J1 होल स्क्वायर -1, सो 4 - 1 हो गया 3। तो गाइज s² -3, ओके, -2j डिवाइडेड बाय s², अब यहां पे देख कितना आएगा, देखो यहां से 4 - J1 का स्क्वायर हमने किया तो ये बनेगा j², सो -3 + 2j। सो गाइज एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं यहां से कि ये ट्रांसफर फंक्शन जो आया है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन। अंडरस्टूड है? ये ट्रांसफर फंक्शन कैसा है? एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन यहां पर जनरेट हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब हमें बोला गया है कि ये ऑल पास होगा या हाई पास होगा, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे ऑल पास हाई पास? ऑल पास का मतलब हो गया जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब है कि ये सभी फ्रीक्वेंसीज को अलाउ कर देगा। और अगर मैग्नीट्यूड इस तरह से आता है जो कि लो फ्रीक्वेंसी पर स्मॉल हो, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते जाएं, वैसे वैसे मैग्नीट्यूड इसका राइज करता जाए, इंक्रीज करता जाए, इसका मतलब है वो हाई पास होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैं गाइज इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम यहां से डायरेक्टली इसकी वैल्यू को s = j ω से रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा j ω यहां से, और ये हो गया रियल पार्ट। तो गाइज अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। ध्यान दीजिए कैसे, j ω हमने रिप्लेस किया यहां पर, s = j ω से रिप्लेस किया टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। सो j ω होल स्क्वायर बिकम्स -ω², तो ये हो गया -ω² - 3², सो -ω - 3 होल स्क्वायर प्लस 2² अंडर रूट डिवाइडेड बाय -ω - 3 होल स्क्वायर प्लस 2²। सो आप क्लियरली यहां से बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड आया 1। मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट means it will allow all the frequency। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि इसका जो रिस्पांस है वो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो इसका रिस्पांस बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑल पास फिल्टर।
या ऑल पास सिस्टम। गाइज अगर आप इसका फेज निकालेंगे तो ये लीनियर फेज यहां पर भी प्रोवाइड करेगा डेफिनेटली, क्योंकि न्यूमरेटर फेज माइनस डिनोमिनेटर फेज, ऐसे लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन का फेज। ओके, कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं तो न्यूमरेटर फेज माइनस डिनोमिनेटर फेज जब आप करेंगे तो आपके पास फेज आएगा सिस्टम का, जो कि एक लीनियर फेज होगा। सो ऑल पास सिस्टम प्रोवाइड करता है लीनियर फेज और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मींस it allows all the frequencies and it provides uniform delay to all the frequency components. ओके, फेज का लीनियर आने का मतलब है कि ये सभी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को लीनियर फेज डिले प्रोवाइड करता है। तो ये गाइज हो गया ऑल पास सिस्टम, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन है और अनस्टेबल भी है। अनस्टेबल, कॉम्प्लेक्स, ऑल पास, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक बात ध्यान सुनिएगा, जब भी पोल्स जीरो जे ओमेगा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, लिसन माय स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, जब भी पोल्स एंड जीरोस जे ओमेगा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, सिस्टम ऑल पास होता है। लिख लीजिए चाहे तो, व्हेन पोल्स एंड जीरोस आर सिमेट्रिक अबाउट जे ओमेगा एक्सिस, सिस्टम इज ऑल पास सिस्टम। यानी कि जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, ये सब कैलकुलेशन की, इससे हम बच भी सकते थे, स्पेशली ऑल पास जानने के लिए। मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन को एग्जाम में आंसर करना हो तो मैंने इन दो को हटा दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कॉजल सिस्टम है, एक पोल राइट साइड में है तो अनस्टेबल तो है ही, यहां पर कहानी कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, अनस्टेबल जब है तो ये ऑप्शन ए या बी में से एक होगा। तो क्या हम यहां से देखें कि पोल जीरो सिमेट्रिक है अबाउट जे ओमेगा एक्सिस, इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है वो कैसा होगा, ऑल पास होगा। अच्छा, ऑल पास यहां पर है और यहां पर, ये पहले हट गया तो ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। हमको ट्रांसफर फंक्शन इसमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम के अंदर। ओके, बात समझ में आ गई है। ध्यान दीजिएगा, एक बात और बताऊं आपको, यहां पर जो पोल है इसका कॉन्जुगेट पोल यहां पर भी प्रेजेंट होगा डेफिनेटली, और यहां पर जीरो है, इसका कॉन्जुगेट जीरो यहां पर भी प्रेजेंट होगा। यानी यहां पर दो पोल दो जीरोस दिखाए गए, रिमेनिंग दो पोल दो जीरोस यहां पर हाइड है। अंडरस्टूड? क्योंकि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स पोल हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पहले इसको लिख लो, इतना जितना आपको दिया गया है उस हिसाब से हम अगर आंसर करें तो हम इस तरह से इसको समझ के आंसर, हालांकि मैंने एक एक पॉइंट को यहां पर आंसर कर दिया है, बट आप इन एग्जाम हॉल आप दो ऑप्शंस को पहले राउंड में ही बाहर कर सकते हैं और अगले राउंड में एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नोट कर लिया है सबने, लिख लिया है यहां तक, आगे बढ़ा जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं जी सेंट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। वहां पर बहुत ही सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में मैंने उस सब्जेक्ट को डिस्कस किया है, और फी स्ट्रक्चर एज यूजुअल बोलने की जरूरत भी नहीं है, 599 रुपीज़, और वेलकम 10 कोड यूज़ करें और आपको फर्दर डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत ही अफोर्डेबल फी के साथ, फाइनेंशियली आप पर कोई बर्डन नहीं है, नॉलेज आप अपनी इंप्रूव कीजिए और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर 2021। 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा रीड कर लेते हैं हम। गिवन y ऑफ t इज इक्वल टू, आपको दिया गया है y ऑफ t की वैल्यू क्या दी है, देखो, e टू द पावर -3t ut getting convolved with u of t plus 3, okay, where star operation या star denotes what convolution operation, ठीक है। The value of yt as t tending to infinity is, आपसे y of t की फाइनल वैल्यू यहां पर पूछ ली गई है, यानी कि y of t at t tending to infinity क्या वैल्यू जनरेट करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अल्टीमेटली गाइज आपको यहां पर y of t दे दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल y ऑफ t आ जाएगा, और उस y ऑफ t की वैल्यू आपको पूछी गई है t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर कितनी होगी। न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन है, गेट इंस्ट्रूमेंटेशन में पूछा गया है 2021 में। तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से हम देखें तो ये मॉडरेट लेवल से ज़्यादा का क्वेश्चन है नहीं, इनफैक्ट आसान ही है ओवरऑल, बट थोड़ा सा अगर हम समझ के हमें सॉल्व करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो इसे हम मॉडरेट मान सकते हैं, मॉडरेट से ऊपर बिल्कुल भी नहीं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी के बारे में, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए
कोई सिग्नल एफ ऑफ टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस। अनदर सिग्नल आई हैव टेकन एच ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एच ऑफ एस। और अगर हम परफॉर्म करें कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ टी एंड एच ऑफ टी, तो इनके कॉन्वोल्यूशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ एस इंटू एच एस। बुद्धि की बात यह है, कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन इन द लाप्लास डोमेन या एस डोमेन, सिंपल। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये फंक्शन फर्स्ट हमने मान लिया एफ टी है, दूसरा फंक्शन हमने मान लिया एच एफ टी है, और इनके इंडिविजुअली हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स को फाइंड कर लें और दोनों को प्रोडक्ट कर दें, तो हमारे पास y इन द लाप्लास डोमेन मिल जाएगा। यस और नो? मान लीजिए हमने क्या लिखा है यहां पर, इसको मान लीजिए मैंने बोला कि ये वाई टी है, ओके। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एफ एस इंटू वाई एच एस को, इसको हम डेफिनेटली बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू वाई एस। सो हमें यहां से वाई ऑफ एस मिल जाएगा। फिर हम डायरेक्टली फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करके y ऑफ टी एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, या हम चाहें तो इसको वापस से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके y ऑफ टी लेके आएंगे और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी को यूज करके हम डायरेक्टली आंसर को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर सभी को? तो सबसे पहली चीज हमें जो करनी है वो ये है कि इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं इंडिविजुअल फंक्शंस का। सो इसको हमने मान लिया जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पस, इसको हमने मान लिया है कि दिस इज एफ ऑफ टी, दिस इज व्हाट h of t, okay? ft convolving ht gives yt. So guys, f of t as usual हमने जो कंसिडर किया है e to the power minus 3t ut। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम लिखें, सो अगेन यहां पर दो प्रॉपर्टीज आपको समझनी पड़ेंगी। प्रॉपर्टीज एक ही है बेसिकली। यहां पर देखिए u of t क्या है, u of t is a unit step signal, its लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज 1/s। एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल। एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ ऑफ एस है और आपने अगर एफ ऑफ टी में किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मल्टीप्लाई किया, तो गाइज इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस प्लस ए हो जाता है। अंडरस्टूड? पॉजिटिव है यहां पर तो यहां पर माइनस आ जाएगा, सिंपल। तो ई टू पावर माइनस 3t ut, तो यहां पर आएगा गाइज 1/s प्लस 3। ऑलराइट, यहां पर दूसरा फंक्शन हमको एच ऑफ टी जो दिया गया है दैट इज u ऑफ टी प्लस 3। क्या दिया है? u ऑफ टी प्लस 3। लेट्स सी इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो u ऑफ टी एज यूजुअल 1/s। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सो जब भी हम सिग्नल के अंदर, जैसे मान लीजिए हमने बोला f ऑफ टी गिव्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s, अगर आप इसे किसी टी नॉट अमाउंट से डिले कर दें, मान लीजिए एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट आपने लिखा, तो इस नए सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है एफ ऑफ एस इंटू ई ऑफ माइनस। देखिए यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस आएगा, माइनस ऑफ एस टी नॉट। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट अगर है, देन व्हाट विल बी इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म? सो आप बोलेंगे एफ ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस टी नॉट प्लस एस टी नॉट। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? इसको नोट कर लें चाहें तो। सो इसे हम बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो गाइस u ऑफ t प्लस 3 हमने लिखा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जनरेट होगा 1/s e ऑफ 3s। ये बात क्लियर है सभी को? जल्दी से इसको नोट करें पहले आप। f of t getting convolved with h of t that gives y of t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम देखते हैं तो y s इक्वल टू एफ एस इंटू एच एस। सो गाइज क्या मैं बोल सकता हूं यहां से हमारे पास y ऑफ s की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली, एग्जैक्टली 1/s प्लस 3 इंटू 1/s इंटू 3s, यानी कि हैंस y ऑफ s लाप्लास डोमेन में जब लिखते हैं तो कैपिटल साइन हम यूज करते हैं जनरली। क्या हो जाएगा? 1/s प्लस 3, यानी कि एफ एस 1/s प्लस 3 इंटू 1/s e टू द पावर 3s। ये आ गया है y ऑफ s की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है यहां तक? ओके, ये लिखा।
अब यहां से डायरेक्टली हम फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करें और फाइनल आंसर को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या किया जाए? फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज कर लें, क्योंकि आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ y ऑफ t एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या होगा, ये पूछा गया है। सो गाइज फाइनल वैल्यू थ्योरम एज यूजुअल हम जानते हैं, इन द फाइनल वैल्यू थ्योरम y एट इंफिनिटी हम जिसे बोलते हैं लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी y ऑफ t इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू ys। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहां से डायरेक्टली आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू ys। अब y ऑफ s हमारे पास ये है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो आपसे पूछी गई है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू ys। ys मीन्स दिस s इंटू s प्लस 3 e टू द पावर 3s। ये हो गया। सो ये s और ये s कैंसिल हो जाएंगे बिल्कुल, और लिमिट s टेंडिंग टू 0 जब आप पुट करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा e टू द पावर 0 यानी कि 1/3। मित्रों इसका आंसर आ चुका है, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी yt इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 0.33। दैट्स अ फाइनल वैल्यू। आंसर फिल करो, आंसर आ गया, कंप्लीट, डन। ओके चलिए, अब दूसरी अप्रोच भी अगर आप जानना चाहें तो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस पर्पस लेट मी टेल यू, इसको नोट कर लो, पहले लिख लिया सभी ने, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके चलिए, अब यहां तक हमारे पास जो y ऑफ s आया है इसको उठा के ले चलते हैं इधर। y ऑफ s को यहां पर रखा हमने। ओके अब गाइज अगर मैं इसको यहां से जैसे मैंने इसको थोड़ा सेपरेट किया, e टू द पावर 3s s इंटू s प्लस 3, न्यूमरेटर में आ गया 1। चलिए अब इस फंक्शन को हम चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट हम मान के चल सकते हैं सिस्टम को कॉजल, और टाइम डोमेन में हम y ऑफ t को लेके आ सकते हैं। कोशिश करके देखते हैं क्या होगा। देखो e टू द पावर 3s टाइम्स, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना आपको आना चाहिए, s इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां पर 1/3 यानी कि 1/3 टाइम्स ऑफ s इक्वल टू -3 पुट किया तो -1/3 टाइम्स ऑफ s प्लस 3, ये जनरेट हो गया। क्लियर है सभी को? दिस इज व्हाट y ऑफ s। अच्छा 3 को हम यहां से कॉमन लेके थोड़ा सा, या एक्सपोनेंशियल को अंदर ही भेज देते हैं, तो ये हो गया एक फंक्शन हमारे पास 1/3 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3s अपॉन s माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 3s अपॉन s प्लस 3। मान लीजिए आपसे y ऑफ t ही पूछ लिया जाता तो वहां पर ये क्वेश्चन का जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं वो आपके काम आ जाएगा। बाकी वो आंसर तो हमने निकाल लिया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, उसमें कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा आपको। ओके उसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, दैट्स डन। चलिए अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे गाइज। बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे सिस्टम कॉजल, बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे? कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम गाइज एज यूजुअल आप जानते हैं फिजिकली रियलाइजेबल। अच्छा हमको कुछ कंडीशन दी नहीं गई है, हालांकि इसमें पॉसिबल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं 3। ओके लेकिन हमें एक बाय डिफॉल्ट से चलना पड़ेगा, एक बाय डिफॉल्ट जो होगा उसके हिसाब से हमको यहां पर जाना पड़ेगा। क्लियर सभी को? सो गाइज यहां पर u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है 1/s। ओके टाइम शिफ्टिंग जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टाइम शिफ्टिंग किया बाय t0, तो यहां पर आएगा 1/s इंटू e ऑफ माइनस एस t0। ओके अगर मान लीजिए हम यहां पर 1/s प्लस 3 है, तो गाइज मान लीजिए मैंने यहां पर बोला आपसे 1/s प्लस a है, तो डेफिनेटली यहां पर रहेगा e टू द पावर 80 माइनस 80 होगा इस तरीके से। तो ये फॉर्मेट्स हैं, ये फॉर्मेट्स गाइज अगर आपको क्लियर हो गए हैं, बहुत आसान चीज है, बहुत बेसिक सी बात है। ये फॉर्मेट अगर आपको क्लियर है तो हम डायरेक्टली इनको यहां पर अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज को एनालाइज करना रह गया है बस, दैट्स विल बी कंप्लीट आंसर। ओके सो गाइज
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लें आप, लिखा सब ने? चलो अब बताओ वाई ऑफ टी क्या बनेगा? कांस्टेंट है, इनको फर्क नहीं पड़ना, 1/3 को तो बाहर ले लो, 1/3 से कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर है e⁻3s/s, कौन सा फॉर्मेट बन रहा है? मुझे ये वाला दिख रहा है। ऑलराइट, टाइम डोमेन क्या बनेगा? u ऑफ t, पॉजिटिव पावर है यहां पर नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पावर यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव। कितने वैल्यू से? 3 से। माइनस 1/3 इंटू ई ऑफ 3s, यानी कि ये वाला फॉर्मेट भी बन रहा है और साथ में ये वाला भी बन रहा है। देखो ध्यान दो, ये वाला भी बन रहा है, यानी कि यहां पर एक, देखिए यहां पर प्लस आता है, यहां नेगेटिव आता है, यहां प्लस है यहां पर नेगेटिव आएगा, यानी कि ये भी आएगा, e⁻−3t भी आएगा, और साथ में क्या आएगा बोलो? साथ में यहां पर आएगा e⁻3s है, तो यहां पर आएगा दोस्तों u ऑफ t+3। गाइज ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। मुझे थोड़ा सा आपको फंडामेंटली चीजों को एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए कि हम कैसे भी कर सकते थे, वो अप्रोच मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, नथिंग मोर देन दैट। ये आंसर आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसको नोट कर लो पहले देशवासियों, जल्दी से लिखो। लिखा सभी ने इतना? हमारे पास वाई ऑफ एस ऑलरेडी हमने रियलाइज किया था, वहां से मेथड 1 से मैंने आंसर निकाल दिया है, 0.33 वॉज द आंसर, वो कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम में आपको वैसे ही करना है, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए वाई ऑफ टी ही पूछ लिया जाता, या कुछ t = 5 पर बताओ कितना होगा, t = 2 पर कितना होगा, फिर इस मेथड के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। तो आपको ये मेथड भी थोड़ी सी क्लियरिटी इसमें रहनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट। ओके, सो गाइज एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि y इंफिनिटी क्या बनेगा बताओ? y ऑफ इंफिनिटी यहां पर हो गया u⁻+ प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी u इंफिनिटी। गाइज u इंफिनिटी की वैल्यू होती है 1, क्योंकि t = 0 से आगे अगर बढ़ते जाएंगे आप प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू होती है 1 फॉर ऑल द इंस्टेंट्स। मीन्स 1/3 टाइम्स 1 माइनस e⁻∞ होता है 0। तो देशवासियों 0.33 इज द आंसर वंस अगेन। आंसर तो सेम आना ही था, मेरा पर्पस था मेथड क्लियर करना आपको। तो ये दूसरी अप्रोच हो सकती है दोस्तों। इस अप्रोच का यूज कब होगा, ध्यान देना, जब आपसे टी किसी उलूल जुलूल समय पर वाई ऑफ टी पूछ ले जाए। मान लीजिए टी = 1 पे निकालो, तो वो मेथड काम थोड़ी करेगा फाइनल वैल्यू वाला, फिर आपको ये मेथड भी आना चाहिए। क्लियर है सभी को? जल्दी से नोट करें इस क्वेश्चन को, और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी लोगों ने एंजॉय किया। तो अभी तक का हमारा जो ऑब्जर्वेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर, रिसेंट 3 इयर्स का पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो आप बोल सकते हैं बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन इस पर आते हैं। तो इस टॉपिक को ना तो स्किप करना है, बहुत फंडामेंटल तरीके से भी अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो ये टॉपिक आपके लिए स्कोर वहां पर इंप्रूव कराएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर कुछ और बचे हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे जो रिसेंट 3 इयर्स में पूछे गए हैं, और उनके डिफिकल्टी लेवल का भी विश्लेषण करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।